तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं G20 यानी कि G20 क्या है। आजकल ये चर्चा में है तो हम लोग समझते हैं कि G20 क्या है। यह एक संस्था है, कुछ देशों का समूह है। G का मतलब होता है ग्रुप और 20 का मतलब है यानी कि 20 देशों का समूह। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पॉइंट्स आउट कर लेते हैं। देखिए, तो पहला पॉइंट है कि G20 क्या है। दूसरा है इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई और इसका उद्देश्य क्या है। तीसरे में है कि इसमें कितने देश शामिल हैं और कौन कौन प्रतिभाग करता है, इसका कार्य क्या है। और पांचवा है दुनिया के परिप्रेक्ष्य में G20 की तुलनात्मक क्या तथ्य हैं, इसको हम लोग जानेंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इसकी जानकारी हमें क्यों होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो हम लोग शुरू करें। पहला देख लेते हैं G20 क्या है। G20 या इसे हम कहें ग्रुप ऑफ 20। G20 आर्थिक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। इंटरनेशनल इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, एक दूसरे के साथ सहयोग से चलाने के लिए इस समूह की जरूरत होती है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कहीं पर 25 सितंबर और कहीं पर 26 सितंबर दिया हुआ है, तो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। G20 की स्थापना क्यों हुई? जैसा कि हम सबको पता है कि 1990 के आसपास और 90 के दशक के अंत तक जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी पूरे विश्व में, उसी का वजह है G20 का होना। G20 एक 20 देशों का समूह है जिसको एशियाई वित्तीय संकट के बाद स्थापना में आया हुआ है। इसके अंतर्गत वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो वित्तीय मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उसी चर्चा के क्रम में ये इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसे विकास में लाने के लिए, विकसित करने के लिए और वित्तीय एजेंडा जो है किसी भी देश का, किसी भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वित्तीय आपातकाल दोबारा ना आए, ज़्यादा झेलना न पड़े, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे कैसे बढ़ें, इसका उद्देश्य इसमें शामिल किया गया। धीरे धीरे इसका विस्तार किया गया और यह वित्तीय और आर्थिक से हट करके थोड़ा सा अपने आप को व्यापार में, जलवायु परिवर्तन में, सतत विकास में, स्वास्थ्य में, कृषि और ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी आगे बढ़ा। पहले यह वित्तीय समस्याओं पर ही केंद्रित था। अब हम लोग देखते हैं G20 के सदस्य। तो G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो G20 में कौन कौन से देश हैं? ए से दिखेगा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया 2 हो गए, ब्राजील 3, कनाडा 4, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस, ईयू। यूके का मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम, यूएस का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, ईयू का मतलब हो गया यूरोपियन यूनियन। अब इसमें कौन कौन प्रतिभाग करता है इस G20 में, इसको देखते हैं। शुरुआत में प्रत्येक देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते थे, लेकिन 2007 और 8 में भी पूरे विश्व में मंदी आई, वित्तीय संकट आया। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि जो देश शामिल होते रहे उनके राष्ट्राध्यक्ष को भी और शासनाध्यक्ष, मतलब प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, जिस देश के मुखिया जो होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया, ताकि वे भी अपना विचार प्रकट कर सकें कि हम लोग किस तरीके से इसको आगे ले जाएंगे।
अब इसका कार्य देखते हैं कि G20 का कार्य क्या है। देखिए, पहला काम आपसी आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग। ये देश आपस में इकोनॉमी के रूप में एक दूसरे का सहयोग करते हैं ताकि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस ना झेले। वित्तीय नियम बनाना, जो इकोनॉमिक और जिस तरीके से इसको आगे ले जाना है, उसके क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, उसको बनाया जाता है। एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी नियम, ताकि जलवायु दूषित ना हो, सतत विकास भी इसमें होता रहे। स्वास्थ्य संबंधी नियमन, ऊर्जा एवं नवीकरण, पर्यावरण, ये पर्यावरण है। भ्रष्टाचार विरोधी नियमन, मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार से आशय ये है कि इसके अंतर्गत किसी भी देश को व्यापार में शामिल करने के लिए उसे कठिनाई का सामना न करना पड़े। ज़्यादातर उसे टैक्सेशन में शामिल न किया जाए, और जो इंटरनेशनल व्यापार होता है उसमें भी इसको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं दुनिया के परिप्रेक्ष्य में G20 का तुलनात्मक तथ्य क्या है। तथ्य यानी फैक्ट, G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है। यानी कि इसमें जितने भी विश्व में देश हैं उनमें जो सबसे ताकतवर देश हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। G20 दुनिया की आबादी का अकेले 60% है, और इसकी जो GDP है दुनिया की लगभग 85% है, और इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की टोटल 85% है, और 75% व्यापार को अकेले कंट्रोल करता है। यानी कि जितना भी व्यापार होता है G20 वाले 75% अकेले कर लेते हैं। पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में हुआ था। अब इसकी कार्यशैली क्या है इसको देखते हैं। 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी, और 2023 में अभी भारत करेगा। एक साल के लिए हुआ है कि भारत को हर साल किसी न किसी देश को क्रमशः दिया जाता है कि आप लोग अध्यक्षता करेंगे। तो 2022 में इंडोनेशिया ने किया था। फिर 1 दिसंबर से अगले नवंबर तक, यानी 30 नवंबर तक भारत को सौंप दिया गया है कि आप G20 की अध्यक्षता करेंगे। 2024 में ब्राज़ील है, उसके बाद क्रमशः मिलता है। G20 में समानांतर 2 ट्रैक होते हैं इसके विकास और विकसित होने के लिए, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक में वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उस पर नियम बनाते हैं, उसकी जो रूपरेखा होती है उसको तैयार करते हैं। शेरपा ट्रैक में ये होता है कि जो यहाँ से प्रधानमंत्री या जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो जाते हैं, और एक उनके प्रतिनिधि जाते हैं शेरपा के रूप में। वो अपना वहाँ पर व्याख्यान देते हैं, जो उनकी पॉलिसी होती है वहाँ पे रखते हैं, अपना विजन रखते हैं कि किस तरीके से हम लोग डेवलप करने वाले हैं। देखिए, अध्यक्षता कौन कर सकता है। तो प्रतिवर्ष नियमित रूप से हर देश को क्रमशः अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। तो 2023 में भारत को मिला है, यानी कि प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसमें एक चीज़ और है, ट्राइका। देखिए, ये है ट्राइका। ट्राइका क्या होता है कि कोई भी देश जब अध्यक्षता कर रहा होता है तो उसकी अध्यक्षता के लिए 2 और देश उसके सहयोगी के रूप में होते हैं। एक वो होता है जो पहले कर चुका होता है, यानी कि प्रीवियस प्रेसिडेंट, और एक वो है जो आगे आने वाला है जो करेगा, यानी कि ब्राज़ील जो 2024 में करेगा। 23 में भारत करेगा। यानी भारत की अध्यक्षता को सपोर्ट कौन करेगा? इंडोनेशिया और ब्राज़ील। ठीक है, यानी 2022 वाला और 2024 वाला, इसको बोलते हैं ट्राइका। तो आपको जानकारी इसकी क्यों होनी चाहिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि समाज में हो रहे परिवर्तनों और घटनाओं को साझा करना, उसके बारे में जानकारी करना और जागरूक रहना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा ये कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।